सच में यह रेपिस्ट हैं, इसलिए कि ये अपनी बहनों को भी इस तरह से गाली दे सकते हैं। ये तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और ये भारत का जो समाज, देश और पूरा सिस्टम जिस मुकाम पर आज पहुंचाया है, इसका दोषी अकेला नरेंद्र मोदी है। कहां गाली दे रहे हैं? थाने में। कौन सपोर्ट कर रहा है? थाना सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? मशीनरी, स्पॉन्सर्ड मशीनरी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मशीनरी उनको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। उनके सामने गाली, उनके सामने कैसे गाली हो जाएगा आप जरा बता दें। जो लफंगे एबीवीपी के पहुंचे थे वहां, इनको जीवन भर के लिए जेल में डालो। मां बहनों की गाली दोगे? मां बहनों की दौड़ाकर रेप करने की बात करोगे? क्या बच गया इसके बाद? इसके बाद तो सड़कों पर जंग होने की बात बच गई। अब तो प्रधानमंत्री के पुत्र हैं ये सब आरएसएस उसी गुंडे जमात के हैं, उसी धारा के हैं, उसी आरएसएस के निकले प्रधानमंत्री हैं। इनके बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम दौड़ा के रेप करेंगे, निर्वस्त्र करेंगे, वस्त्र तुम्हारा वस्त्रहीन करके तुम। और प्रेसिडेंट के लिए तो मुझे मातृसत्ता होने पर लानत है कि जिस बेटी को कहा जा रहा है कि घुमाएंगे तुमको और तुम्हारा सत्कार करेंगे, और प्रेसिडेंट, इस देश की प्रेसिडेंट मातृसत्ता है, और हिंदुस्तान नफरत के लिए जल रहा है। हिंदुस्तान अब जाति के जहर में, जात की धू धू की आग लगी हुई है, जल रहा है। केवल एक बहरा और अंधा और गूंगा बना प्रधानमंत्री इसको देख रहा है। मैं तो नहीं देख पा रहा हूं। यूजीसी का ये नया प्रावधान अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अभी कोई फैसला ले, लेकिन उससे पहले हमारे समाज में एक लड़ाई लड़ी जा रही है। एक पक्ष जो स्वर्ण या अपर कास्ट या प्रिविलेज है, उनका ये कहना है कि ये कानून बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, उनके अधिकार छीनता है। उसके उलट एक तबका है जो कह रहा है कि ये जो प्रावधान है वो बराबरी की बात करता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से एक खास वर्ग के बच्चों को उनकी जाति देखकर नंबर काटना और इस तरीके की चीजें करना, जाति के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए ये प्रावधान बनाए गए थे, जो बिल्कुल ठीक है। और अब ये जो लड़ाई है वो और ज्यादा खराब हो रही है। खराब इसलिए क्योंकि एक पक्ष जब कुछ बोलता है तो प्रशासन हाथ बांध कर खड़ा रहता है, चाहे वो वहां पर अब प्रधानमंत्री को ही क्यों कुछ ना कह दें। वो तेली है, इस तरीके की लाइनें भी बोली जाती हैं जब खास वर्ग का प्रोटेस्ट होता है। लेकिन अगर वो लोग जिनके लिए ये प्रावधान बराबरी का एक मौका ला रहा था वो कुछ कहने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनका पूरा आंदोलन, उनकी पूरी बात एक अलग तरीके से दिखाई जाने लगती है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए। डीयू की बहुत सारी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। डीयू का ये जो एक तस्वीर सामने आया जिसमें एक लड़की थाने के अंदर मौजूद थी और वो थाने में जाकर अपनी बात कुछ कह पाती, उसके अंदर ही, थाने के अंदर ही जब तमाम पुलिस वाले मौजूद होते हैं तब उस लड़की को रेप करने और उसकी मां को भी जो है कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये दोनों महिलाएं हैं, उनकी मां भी एक महिला है और उन्हें भी, और ये कहा जाता है कि बड़ा नेता बनने चली हो। तो एक थाने के अंदर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं और एक तरफ सड़कों पर मोदी का पुतला फूका जाता है, उनके लिए जाति सूचक शब्द कहा जाता है, उस तरफ प्रशासन हाथ बांधे रहती है। थाने के अंदर कुछ खास वर्ग के लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पर एक लड़की को टारगेट करते हैं, उलझलूल भगते हैं, तब भी प्रशासन हाथ बांधे खड़ी रहती है। अब ये सारा मुद्दा है, कहीं ना कहीं प्रशासन से भी सवाल है। यूजीसी का ये जो नया लॉ है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, विचाराधीन है, इस पर भी एक चर्चा है कि जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है उसको हम सड़क पर लाकर कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, हमें अपने कोर्ट पर यकीन करना चाहिए, तसल्ली से बैठे रहना चाहिए, 16 मार्च को रिजल्ट आने मतलब फैसला होने वाला है, तब तक बैठना चाहिए। तो ये पूरी चर्चा है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्ण नन्मल है। हमने यूजीसी पर बहुत सारी बातें की हैं पहले भी, लेकिन अब यूजीसी को लेकर एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक पक्ष जो आंदोलन कर रहा है उस पर प्रशासन हाथ बांधे खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता है, और दूसरा पक्ष जब कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर आते हैं कुछ लोग, हुड़दंग मचाते हैं। मैंने तो अब कहना नहीं चाहिए, पेशे से अपने आप को पत्रकार कहती हैं, एक महिला वहाँ जाती हैं और कहती हैं कि आपको इतने सालों से पानी नहीं मिला तो आप फिर जिंदा कैसे हैं। मतलब एक पक्ष ये कह रहा था कि हमें घड़ा भी नहीं छूने दिया जाता है, हमें कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता है, इस तरीके का भेदभाव समाज में होता है। तो वो महिला पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहती हैं वो उससे ये कहती हैं कि आपको इतने सालों से पानी नहीं पीने दिया गया तो आप जिंदा कैसे हैं, पानी पिलाऊं आपको, इस तरीके की बात होती है। तो मतलब ये जो पूरा एक हम नैरेटिव देख रहे हैं जो सड़कों पर देखने को मिल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? वेलकम पल्लवी। और इस पर जो है हम समझते हैं कि 15 दिन पहले हमारी आपकी वीडियो हुई होगी, 20 दिन हो गया होगा, जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रूल आउट हुआ है, बाहर हुआ है और एजिटेशन, फॉरवर्ड का एजिटेशन चालू हो गया था तब। तो ये लगभग 20 दिन हो गया था। इस 20 दिन के अंदर इतना उपद्रव सड़क के ऊपर हुआ है और एजिटेटर्स फ्रंट बदल गया। अभी फॉरवर्ड एजिटेशन के उसमें था, अब जो है दलित और जो पिछड़ा है वो एजिटेशन के लिए आया हुआ है। जो उपद्रव की बात कर रही है ना, आपने देखा कि जब ये विरोध चालू हुआ यूजीसी का, तो जो फॉरवर्ड लोग थे जब विरोध के लिए उतरे थे तो उसमें दो उसकी फीचर थी। एक फीचर ये थी कि कोई दलित उनके प्रोटेस्ट को रोकने नहीं आया सड़क के ऊपर, ये बहुत सही बात। दूसरा फीचर उसका ये था, इंपॉर्टेंट फीचर ये था पल्लवी,
कि उस एजिटेशन को पूरी सरकारी मशीनरी, मजिस्ट्रेट, सीओ रैंक का अफसर, थानाध्यक्ष और जितने भी रैंकर्स अफसर थे उनको प्रोसीड कर रहे थे और उस एजिटेशन को ऐसा महसूस कराया कि पूरे भारत का एजिटेशन है और सरकारी एजिटेशन के रूप में सामने आ गया। इस तरीके इसलिए तो बड़े अधिकारी इसलिए सपोर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये बड़े अधिकारी भी उसी प्रिविलेज जाति से आते हैं। वो एक अलग बात है, नहीं वो तो एक छोटी बात है, बिल्कुल वो भी एक बात हो सकती है, लेकिन ये बात जायज है कि पूरी मशीनरी कंट्रोल्ड थी। इतनी बात थी कि उसमें मशीनरी जो सत्ता था, जो गवर्नमेंट थी, वो उसको कंट्रोल कर रही थी और उसको एक एजिटेट कर रही थी और उस आंदोलन को मूव कर रही थी। दूसरा जो मैंने पहले कहा है कि उस एजिटेशन के विरोध में कोई दलित या कोई पिछड़ा उनके फ्रंट पर नहीं आया। सब लोग चुपचाप देख रहे थे, बड़े मजे से थे। इतनी जल्दी क्विकली अपने आप कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया। चौथे पांचवें दिन जाते जाते कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक तारीख पड़ी। तारीख क्या, मुझे लगता है कि सेम डेट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जो उस पर निर्णय दिया, निर्णय नहीं दिया, उसको बैन किया, उसके ऊपर अभी रोक लगाई और हियरिंग 16 या 18 मार्च को जो करेंगे हमें ये नहीं मालूम। जब इस पर यह रुक गया तो जो एंटी वर्ग था, जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, वो इसलिए चालू किया इसके पक्ष में कि इसे लागू कराया जाए, ठीक है ना। तो अब एक थोड़ा सा वो गलत ट्रैक पर आया है, इसलिए कि जब जुडिशियरी ने उसे रोक दिया तो वेट करना चाहिए किस दिन तक। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुट्ठी भर संख्या में तो कम है, इसके बावजूद ये सड़क पर उतरते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनके आंदोलन को, मैंने बोला ना कि एक ही सप्ताह में सारा गेम खेला गया। गवर्नमेंट तो दबाव में लिया गया है, वो बिल्कुल दबाव में। तो अभी नहीं लगता है कि संख्या में हम ज्यादा हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम भी बोलेंगे जी, मैं तरीके पर नहीं आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोर्ट ने उस पर, जब कोर्ट का इनको ये है कि कोर्ट भी इनके पक्ष में फैसला देगी, बिल्कुल देगी, या उसको जो है रूल आउट कर देगी, या उसको डिसमिस कर देगी, या डिक्लाइन करेगी, जो करे, उसको कूड़ेदान में जाना है या क्या होना है। इतनी प्रबल मशीनरी ने जब फॉरवर्डों का आंदोलन हुआ इसके अगेंस्ट यूजीसी, और यूजीसी का जो नया रूल है, द यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल है, द यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रूल है, उस रूल का नाम है। अभी आप एक बात कर रही थी तो वो समानता का नहीं है कि वो समानता किसी तरह लाने के लिए लाया जा रहा। अभी हम आते हैं उसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खुराफात ने इस देश को कहां पहुंचा दिया है। किसी का दोष नहीं है, नरेंद्र मोदी ने अकेले हिंदुस्तान को कहां खड़ा किया है। पहले हम बात कर लें आपसे कि जो उपद्रव अभी दिल्ली में नेहा और अंजलि के साथ हुआ है, लेकिन थाने के अंदर एसएचओ की मौजूदगी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक झुंड उन्हें मैं तो वो शब्द भी नहीं बोल पा रही हूँ, कितने गंदे तरीके से वहां पर उन महिलाओं को बोला जा रहा था जब भी लड़कियां थी। इसके अलावा कपड़े उतारने की बात थाने के अंदर कही जा रही है, तो लड़कियां तो थाने में भी महफूज नहीं है अगर वो किसी उस वर्ग से आती हैं जिस वर्ग का शायद वर्चस्व उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बिल्कुल नहीं तो है। आप थाने में भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, तो अब जब ये पिछड़ा और दलित वर्ग सड़क पर आया है, एजिटेशन पूरे भारत में हो रहा है, जिनकी आबादी 85% है, यही वर्ग है, दमित भी यही है, ये भी सही बात है कि दमित भी यही है। जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट सड़क पर चालू किया तो वही मशीनरी जो अपर क्लास के लोगों को प्रोटेस्ट में शामिल होकर उनकी सुरक्षा, आगे डंडा लेकर पुलिस का अफसर दौड़ रहा है, मजिस्ट्रेट लगा है, जहां वो जा रहे हैं, जिस भी कचहरी पर, जिस भी कोर्ट पर, जिस भी पब्लिक प्लेस पर, वहां एजिटेशन हो रहा है। विश्वविद्यालयों के गेट पर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, जिला कार्यालयों पर किया, और एक जो है, एक ये मजिस्ट्रेट जो बरेली में है उसने तो हद ही कर दिया। अभी उसको टर्मिनेट नहीं किया गया, अभी उसको मलाई घी खिला रही है सत्ता यहाँ से दिल्ली तक। अभी वो कह रहा है कि हम दिल्ली में चलेंगे, दूसरा खुराफात करेगा, वो छोड़ दीजिए। वही मशीनरी इसको दबाने के लिए, दबाने का मैं सेंस से कह रहा हूँ कि दिल्ली के जिस थाने की बात कर रही हूँ, उस थाने में प्रोटेस्टर्स को जब ले जाया गया, बात हो रही थी, ये गए, वहीं एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो गुंडे, क्रिमिनल्स, रेपिस्टों का संगठन है, जो गुंडों का, गैंगस्टर्स का, रेपिस्टों का, क्रिमिनल्स का संगठन है, जिसमें ऐसे मानसिकता के विद्यार्थी हैं या उनको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इन लोगों ने पहुंचकर और जो बेटियों को, बहनों को, जो छात्राओं को जिन गालियों से विभूषित किया, मैं ये सवाल करने की कोशिश कर सकता हूं, सच में यह रेपिस्ट हैं, इसलिए कि ये अपनी बहनों को भी इस तरह से गाली दे सकते हैं। ये तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। और ये भारत का जो समाज, देश और पूरा सिस्टम जिस मुकाम पर आज पहुंचाया है, इसका दोषी अकेला नरेंद्र मोदी है। इस देश का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
अकेला दोषी है। मैं यूजीसी के अभी कानून के ऊपर बताऊंगा, और मुझे इस बात का भी दर्द और कष्ट हो रहा है कि जैसे इन नफरतियों ने सड़क पर उतर के नफरत और तांडव किया, उसी तरह दलित समाज में ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर और सभी, और एक ताजुब बातें देखिए कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसमें नामी गिरामी जो हिस्टोरियन और साहित्यकार हैं जिनको दुनिया जानता है, प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब हैं, प्रोफेसर रतन लाल हैं, प्रोफेसर जो है संजय झा हैं जो रिनाउंड प्रोफेसर हैं और संयोग से सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के निकले हैं। इरफान हबीब की पहचान लंदन स्कूल तक जाती है। तो लेकिन वो डीयू में बोल रहे थे उनके पीछे कचड़े का कूड़े वो का सब हम देख रहे हैं, वो हम टीवी के ऊपर देख रहे हैं, चूंकि हम वहीं से पीएचडी किए हैं उसी फैकल्टी ये में। दुख की बात है कि एक ये दुख की बात नहीं है, तो कोई उनको रोकने नहीं। आप हम दुख करके मर जाएं, हमारी बीपी बढ़ गई है, दुख करके हम मर जाएं, एक महीने से हम तनाव में हैं। भारत हम यही लेके देखने के लिए हमने विद्या ग्रहण की है, यही नफरत, नरेंद्र मोदी का नफरत देखने के लिए हमने विद्या ग्रहण की है। जिस तरीके से आप जिस भाषा का लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं दलितों के और बेटियों के साथ, जो एबीवीपी के गुंडे, रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स जो जितने हैं, ये गैंग वाइज जो जाके वहां जिन गालियों की, और वहां कहां गाली दे रहे हैं? थाने में। कौन सपोर्ट कर रहा है? थाना सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? मशीनरी, स्पॉन्सर्ड मशीनरी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मशीनरी उनको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। उनके सामने कैसे गाली हो जाएगा, आप जरा बता दें। क्या नहीं, इतनी भारी भीड़ थी। नहीं, आप कैसे गाली हो सकता? 50 लाख नहीं, जो गाली दे रहा है 50-60 की संख्या में उसकी जिह्वा क्यों नहीं ली गई? एक तो बात है जिह्वा लेनी चाहिए, नहीं जिह्वा कर सकते, आपका संविधान नहीं कहता। क्या उसको कटघरे में नहीं खड़ा करके डाला जा सकता है? क्या उसको बेतों से पिटाई नहीं हो सकती है? कि हुई नहीं है बेतों से? जब दिल्ली में बेटियां प्रोटेस्ट कर रही थी बलात्कार के विरुद्ध, पहलवान बेटियां, तो मैंने अपनी नजरों से देखा है। उस दिन जो है सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा था और ऑनरेबल प्रेसिडेंट हाउस में बैठी थी और बेटियों को घसीटा जा रहा था। मई जो भी हो, मई 28 जो भी हो, मैंने देखा कि किस तरह पुलिस अपने घुटने को बेटियों के सीने पर लगाकर, महिला पुलिस, और जब भीड़ हो गई तो क्या महिला क्या पुरुष किस तरीके से उनके शरीर को पकड़ के ले जा रहे थे। यह भारत है? ये किसका भारत हो सकता है? ये नरेंद्र मोदी का भारत हो सकता है। और पल्लवी जी, आप इन एजिटर्स को, एबीवीपी के इन गुंडों को, इन अपराधियों को कटघरे में खड़ा करने से आज कुछ नहीं मिलने वाला है। रतन लाल जी ने एक संदर्भ में कहा कि जब वो दिल्ली आते हैं तो लाठियों में तेल लगा कर रखिए, इनकी सेकाई करिए। यह बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी? मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि एबीवीपी के गुंडे प्रोटेस्टर्स को आप ले गए, प्रोटेस्टर्स अपनी बात, एबीवीपी के गुंडे समान समय में थाने में कैसे प्रवेश किए? मैं ये सवाल दिल्ली के और प्रवेश भी कर गए तो हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि एक थाने के अंदर वो रेप करने की बात कह रहे हैं। आप थाने में रेप करने का कहता है नंगा करके तुम्हें दौड़ाएंगे, सड़क पर रेप करेंगे। यह बात यदि थाने में कोई कह रहा है, कोई गैंग वाइज कोई रेपिस्ट कह रहा है, उसके बाद भी आप कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर इस देश के अंदर है? उसके बाद हम संविधान में किस तरह की भरोसा रखें? ना खाकी वर्दी पे डर है, ना कानून व्यवस्था। उनको नहीं, वो खाकी वर्दी पूरी तरह नरेंद्र मोदी के गुंडे बवाली, वही आरएसएस जो आरएसएस का निकला, वो एबीवीपी का जो गुंडों का, जमातियों का, और जो रेपिस्ट हैं, गैंगस्टर्स हैं, ये लोग थाने में जाकर कह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके बाद आप चिल्लाइए, हम चिल्लाएं, पूरी मीडिया चिल्लाएं, प्रोफेसर रतन लाल कुछ बोले अपनी भाषाओं में, और प्रोफेसर इरफान हबीब जैसा हिस्टोरियन जो इतिहास जहां जो सत्य उद्घाटित आप उनको नहीं करने दे रहे हैं, अंडे और गंदे पानी और उसके ऊपर आप बाटलों में करके पीछे से फेंक रहे हैं। वो मैंने देखा कि किस तरह डिबेट में देख रहे थे। मैं भी उसी स्कूल से निकला हूं, मैं भी वहीं से पीएचडी करके निकला हूं जहां वो प्रोफेसर रह चुके थे। बाद में अलीगढ़ में उन्होंने हिस्टोरिक सेंटर, अलग ही अध्ययन की एक धारा निकाली, उनके ऊपर आप बॉटल फेंक रहे हैं। और बेटियों को तुम इस तरीके से, कौन एक गुंडा है और जो बचा हुआ है, इसके बाद भी एबीवीपी और आरएसएस सलामत बची है इस देश के अंदर। इन गुंडों को मैंने कहा है पल्लवी जी कि जो इतनी बात करता है, मेरी 2-3 बातें हैं, ये नेहा और अंजलि को इन भाषाओं का प्रयोग, इन भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग जिस थानाध्यक्ष के सामने, जिन पुलिसकर्मियों के सामने हो रहा था, इनको पहले नौकरी, इनकी वर्दी उतार ली जाए। ये नौकरी में रहने के काबिल नहीं है। जो लफंगे एबीवीपी के पहुंचे थे वहां, इनको जीवन भर के लिए जेल में डालो। मां बहनों की गाली दोगे? मां बहनों की दौड़ाकर रेप करने की बात करोगे? क्या बच गया इसके बाद? इसके बाद तो सड़कों पर जंग होने की बात बच गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं। जंग इसलिए नहीं हो पा रही है कि वो जो 85% है ना, आज भी दलित है, वो आज भी जंग करने की स्थिति में नहीं है। आज भी वो कानून का नाम लेता है इसलिए कि कमजोर है। आज भी वो कमजोर है। मैं दूसरे ढंग की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। यह अच्छा नहीं है। एबीवीपी को ऑनरेबल, आज मैं एक चिट्ठी फिर लिखूंगा, प्रेसिडेंट को 100 पत्र लिख चुका हूं कि गुंडी, इस आरएसएस को बैन करिए।
सीमाएं अब इसने लांग दिया हिंदुस्तान की से कुछ छोड़ा नहीं है। उसकी बगल बच्चा है, उसकी निकली संस्था है एबीवीपी। इसमें तो जब से इसका ओरिजिन है आज तक गुंडों और नफरतियों ने, क्या इसने वैज्ञानिक बनाया, क्या किसी सोशल साइंटिस्ट को पैदा किया, क्या साइंटिस्ट इसने पैदा किया, क्या इसने कोई रिसर्चर पैदा किया, क्या इसने भारत का कोई मसीहा बनाया जहां से ये निकले हो? एक कोई बता दे नमूना। कैसे कैसे गुंडे छटे हुए यहां से निकले, सत्ता में बैठे हैं। हम किस तरह की उम्मीद करें पल्लवी जी? हम तो नहीं उम्मीद कर सकते इससे अधिक की। और इससे अधिक की उम्मीद यह है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्यों बैठी हैं भाई? वो वायसराय इरविन के बनवाए वायसराय भवन में आप बैठी हैं, जिसे आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। क्या आपको समझ में नहीं आता कि दिल्ली विश्वविद्यालय की वही सफेद कोठी जो व्हाइट हाउस है, जो आज वाइस चांसलर रहता है, उसके पुरानी कोठी के अंदर प्रोसीडिंग चली थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के लिए। प्रोसीडिंग वहीं से स्टार्ट हो गई थी जब वो बम फेंके थे सदन के ऊपर। तो आपको कुछ लगता नहीं क्या? आपके इतिहासकार बताने की साहस नहीं करते क्या कि हिंदुस्तान कहां जा रहा है? और हिंदुस्तान को बचाने के लिए क्या आप एकदम तुली हुई हैं और पूरी सत्ता तुली है कि मैं दिल्ली के अंदर तिरंगा लेके उतर जाऊं सड़क के ऊपर? नफरतियों और ये नफरत नरेंद्र मोदी के कारण, उनके कृत्य से और सत्ता में बने रहने के लोभ से, जब उन्होंने यह देखा है कि विगत पांच वर्षों से ये दलित और पिछड़ा समाज इनके विरुद्ध धीरे धीरे सुलगती आग की तरह खड़ा हो रहा था। विश्वविद्यालयों में अपर कास्ट के जो सिंगल पोस्ट जहां भी प्रोफेसर की है, उस सामान्य की है। ज्यादातर विभागों में एचओडी वही है, चूंकि नियुक्ति प्रारंभ में उन्हीं की हुई है। अब रिजर्वेशन लगा है, लेकिन सिंगल पद पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। वाइस चांसलर्स आरएसएस के गुंडे इस समय पूरे देश में विश्वविद्यालयों में बैठे हैं और फॉरवर्ड लॉबी के हों, इक्के दुक्के दलित उसमें आ गए होंगे। ये क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपको इस डिसेबिलिटी, इक्वलिटी नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इक्वलिटी के लिए फॉर इक्वलिटी बना है, ये फॉर इक्वलिटी नहीं है। यह जो है डिसेबिलिटी को खत्म करने के नाम पर बनाया गया है। क्या जरूरत है? आईपीसी है, सीआरपीसी है, बना बनाया कानून है। यदि कोई फॉरवर्ड प्रोफेसर किसी दलित स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसको तो उसके ऊपर क्यों नहीं कानून की धारा लगी? इसलिए नहीं लगी कि हेड सवर्ण था, इसलिए नहीं लग सकता था कि वाइस चांसलर सवर्ण है और आरएसएस का गुंडा है, तो इसलिए लगा नहीं। तो आप उसको आपने चालाकी से उसको खत्म, कुछ भी नहीं। आप दलित और सवर्ण, दलित और पिछड़े यदि ये समझ रहे हैं कि इस कानून के आने से जो आज सड़क पर पसर के हंगामा, किसी ने नहीं सोचा है पल्लवी, मैं बिल्कुल सारे एजिटेटर से अलग बात कह रहा हूं आपके चैनल पर। आपको लगता होगा कि धारा के विपरीत, मैं धारा के विपरीत कह रहा हूं कि किसी को ठहर के सोच लेना चाहिए कि ये कानून पास भी हो जाए तो क्या इनके लोग पढ़ लेंगे कल विश्वविद्यालयों में? विश्वविद्यालयों में 7 गुने फीस बढ़ी है। सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर की हैं, कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस के हैं। आज के पेपर को, जागरण को उठा के पढ़िए, फीस कितनी हुई है सेल्फ फाइनेंस में। पीएचडी अलाउ हो गया है 45,000 और 53,000 साइंस का, 45,000 आर्ट्स का, 53,000 सेमेस्टर पीएचडी की फीस है। कोई एक दलित, माना कि ये कानून पास हो जाए, मैं मान लिया कि यूजीसी के कानून पास हो जाए, बता दे कोई दलित के घर का व्यक्ति और लड़का कि उसका रत्ती भर इससे क्या फायदा होना है? कोई फायदा ही नहीं होगा। कल भी वही हेड रहेगा फॉरवर्ड का, वही वाइस चांसलर आरएसएस का रहेगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे और रत्ती भर सवर्णों का नुकसान भी कुछ नहीं है। ये पास हो जाएगा, नुकसान नहीं है, लेकिन तब भी मैं देख रही हूँ कि पल्लवी विचार करने की जरूरत है। आप देख रही हैं ना कि लेकिन एक तबका है जो चिढ़ाता है। मतलब मैंने देखा कि एक महिला पत्रकार है जी, चिढ़ा रहा है। नहीं, वो चिढ़ा रहा है और इसकी नौबत क्यों आई? मैं स्वीकार करता हूं, मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। ये बहुत ज्यादा शर्म की नहीं है। ये पूरा जो सवर्ण डोमिनेंट है, उसके पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो बिल्कुल चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, कैटेलाइट कर रहे हैं जो पिछड़ा दमित है कि वो उतर के आए और एजिटेशन करे। लेकिन आज इनको धैर्य के रतनलाल जी से, और जो है इरफान हबीब साहब हैं, और संजय झा हैं जो सदन में बोलते हैं, और जो अपूर्वानंद जी हैं जो रिनाउंड प्रोफेसर हैं, मैं इन लोगों से कहता हूं कि एक बार पुनः विचार करिए कि माना कि ये कानून बन जाए। आप ये देखिए कि एनईपी 2020 के तहत प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, बदलना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये जो जिनका नाम मैं ले रहा हूं, यदि ये वीडियो जाएगी उन तक, और सारे प्रोफेसर्स को, फॉरवर्ड दलित जो भी हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्ति का की व्यवस्था 2020 में कर लिया गया। आपको बताता हूं, जिसमें किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक है कि जो सत्ता में रूलिंग क्लास, रूल जिसके पास रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पद पर रहेगा, वाइस चांसलर, एचओडी और ऊपर गवर्नर हाउस में, वो नियुक्त होगा। दूसरी बात कि सारे विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय बताइए जो इंस्टीट्यूट तो बन जा रहा है लेकिन वो किसी प्राइवेट व्यक्ति, कोई प्राइवेट संचालित कर रहा है, उसकी फीस वो तय कर रहा है। 5 किलो अनाज में दुनिया खोजने वाले 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित
जिनके घर कौड़ी नहीं है उनके बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? आप हमें ये बताइए। माना कि ये कानून पास हो गया, इससे दलित का रत्ती भर, मैं एक अलग आवाज के रूप में आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 20 दिन पहले प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी और एचआरडी मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि कुछ न करिए, केवल जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अब तक हैं फ्रॉम लोअर टू हायर, उनको पब्लिक सेक्टर का घोषित कर दीजिए और निःशुल्क शिक्षा गरीब अमीर सबके लिए एक यूनिवर्सिटी, एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक तरीके का हो, एक पाठ्यक्रम, एक कोई विवाद नहीं होगा, कोई फॉरवर्ड दलित नहीं होगा जिस फॉरवर्ड को बैठना होगा बदबूदार दलित वाले बच्चे की शरीर फटे पुराने कपड़े के बगल में बैठेगा, नहीं पढ़ना होगा, कार्बाइन उठाएगा, हत्या करेगा घूम के सड़क पर, जैसे आज करने को तैयार है। भारत को नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए, सत्ता पर बैठे रहने के लिए कुचलने की, संविधान तो कुचल ही डाला है। ये राइट टू इक्वलिटी के लिए थोड़े नए कानून बन रहा है, ये मैंने एक राइट टू इक्वलिटी है। डिसेबिलिटी को खत्म करने का, डिसेबिलिटी को खत्म करने के लिए सारा कानून है। 14 से 18 में आपराधिक केस दर्ज कराने का वाइस चांसलर टर्मिनेट कर सकता है प्रोफेसर को, यदि रिकमेंडेशन एचओडी, अरे वो गवर्नर हाउस टर्मिनेट कर सकता है यदि बीसी रिकमेंडेशन दे एचओडी के। क्यों नहीं करते हैं? यदि कोई दलित सवर्ण या दलित सवर्ण को या सवर्ण दलित को जब उत्पीड़ित करता है, यद्यपि आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां दलित प्रोफेसर किसी सवर्ण अपने स्कॉलर को दमित किया हो, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। न उसकी मानसिकता है, न कोई है पद पर की करेगा। न आप भारत को फूंक रहे हैं आग के अंदर, कौन फूंक रहा है? क्यों ये घटनाएं हो रही हैं? कैसे एबीवीपी के गुंडे थाने में चले गए, अपराधी, रेपिस्ट और ये जो है दारिंदे कैसे चले गए, किस तरीके से? क्या अपने बहन का भी बलात्कार कर सकते हैं क्या दौड़ा के सड़क के ऊपर? इसका मतलब होगा कि अब इस देश में कुछ नहीं बचा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश के का नारा लगाने वालों का पुत्र, प्रधानमंत्री के पुत्र हैं ये सब आरएसएस उसी गुंडे जमात के हैं, उसी धारा के हैं, उसी आरएसएस के निकले प्रधानमंत्री हैं। इनके बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम दौड़ा के रेप करेंगे, निर्वस्त्र करेंगे, वस्त्र तुम्हारा वस्त्रहीन करके तुम्हारे साथ ये भारत की बात है, ये भारत में होना चाहिए। ये कैसे हो रहा है? वो पुलिस, वो थाना स्टेशन आबाद कैसे है? उस थाने में एक भी सिपाही भी का भी जमीर मर गया था क्या? उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि आज ये उठने वाली आवाज कितनी गंदी आवाज हो रही है। ये इसी के लिए आजादी मिली है, इसी के लिए संविधान बना है। ये तो एक थाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इस यूजीसी लॉ को लेकर बातचीत होती है तो जजेस भी ये कहते हैं कि ये जो लॉ है ना वो बराबरी की बात नहीं कर रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि जाति उन्मूलन को रोकने के लिए ये बराबरी की बात इसमें है भी नहीं। मैं तो कह ही रहा हूं कि डिसेबिलिटीज जो ये है कि एक जाति के आधार पर जो भेदभाव था यूनिवर्सिटीज में, उसको खत्म करने के लिए लॉ बनाया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस इसको लेकर सुन रहे थे तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जज कौन था? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा है जो पंडित हैं। तो वो क्या करेंगे? जस्टिस जो हैं वो क्या करेंगे? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा क्या करेंगे? इससे अधिक कौन सा? इतनी आनंद फानन में उस रीट को मंगाकर उसको सुनकर उसको तत्काल डिस्पोज किए। वो सारी मूली मिली व्यवस्था की बात है। और मणिपुर, असम में हेमंता बिश्व शर्मा अमनुष्यता की बात करता है, गोली का निशाना लगाता है। उधर वो कहता है कि उत्तराखंड हम ये मुसलमान विहीन कर देंगे। पुष्कर सिंह धामी, क्या इन सबों को जेलों में नहीं ठूस सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट वहां प्रेसिडेंट रूल, रोज पत्र लिखता हूं प्रेसिडेंट को, पल्लवी जी, रोज पत्र लिखता हूं, पत्र हमारा कहीं वायरल नहीं होता है। शब्दावली गाली छोड़कर इनको संविधान के दायरे में सारे शब्द लिखता हूं। और प्रेसिडेंट के लिए तो मुझे मातृसत्ता होने पर लानत है कि जिस बेटी को कहा जा रहा है कि घुमाएंगे तुमको और तुम्हारा बलात्कार करेंगे, और प्रेसिडेंट, इस देश की प्रेसिडेंट मातृसत्ता है, और ये आवाज उनके कानों में छनकर 1000 पर्सनल्स राष्ट्रपति भवन में कर्मचारी हैं, 900 के आसपास हैं, जिसमें सैकड़ों क्लास 1 कर्मचारी हैं। ये आवाज नहीं जा रही है। वो आबाद थाना कैसे है? ये हुकूमत कैसे आबाद है? कैसे आबाद है? संविधान कहां रह गया? कहां सिक्योरिटी रह गई? सिक्योरिटी कहां है? मंदिरों के सामने, नेताओं के सामने पत्थरों की, नेता जो गुंडे अपराधी रेपिस्ट हैं, 50% से ज्यादा सदनों में इनके पीछे पूरी फोर्स लगाई गई है दंगा उपद्रव कराने के लिए, रेप करने के लिए। 1 दर्जन नेता रेप में शामिल है, इनका आता पता नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी कहां है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? दिल्ली में जो घटना हुई है उस थाने के अंदर मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले कहां चले गए? या तो यह इसको संज्ञान लेकर शोध करें, नहीं तो प्रेसिडेंट महोदय इनसे पूछें कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट महोदय, या तो यह इनकी मानसिकता है। मानसी सोनी कौन है जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मानसी सोनी कौन है जिसके साथ मोदी का नाम जुटा हुआ है? क्यों नहीं पूछा जा रहा है? मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में गंदी जगह पर आया कैसे? मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बार बार पूछ रहा हूं कि क्या हुकूमत
कहती है वो नहीं करती क्या? नरेंद्र मोदी ने कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाने की जगह में दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा दुनिया का रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, उस जगह पर ऐसे जुर्म हुए हैं। उन बेटियों को जो स्कॉलर, मेधावी स्कॉलर हैं, अभिव्यक्ति छीनने की कोशिश तो अलग बात है। आप कहेंगे कि रेप करेंगे दौड़ाकर, और वो एबीवीपी कहेगा एबीवीपी को जेल खाने में डालिए, एबीवीपी को पहले नष्ट करिए, इन गुंडों जमातियों को। क्या मैं आपसे कहूं पल्लवी जी, मैं तो कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं। अब इसके बाद बचा क्या है? कानून तोड़ा गया, बेटी बहनों को गाली दी जा रही है नंगा, इसके बाद वो रोकेगा कौन? सिपाही और पुलिस थाना नहीं रोक सकता, उसका निहत्था बाप उस बेटी का आके क्या करेगा? क्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आप? और प्रधानमंत्री से ज्यादा लानत हमको उस ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऊपर हो रहा है। आपको समझ में नहीं आता? आप गणमुखिया हैं, आप मातृसत्ता हैं, आप जिस मां के पेट से पैदा हुए हैं उस मां के लिए इतनी गंदी गाली हो रही है। कह रहे हैं कि नंगा घुमा देंगे, बलात्कार करेंगे। कौन ऐसा है, कौन ऐसा दारिंद्र है जो करेगा? खबरदार, दिल्ली में तिरंगा जिस दिन लेके आऊंगा, गांधी का तिरंगा जब दिल्ली में उठेगा, मैं जानता हूं कि फिर गांधी मारा जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की शक्ल में रहने दीजिए, मोहब्बत से रहने दीजिए। क्या आज तक यूजीसी नहीं था? 55 से यूजीसी नहीं चल रहा था? क्या हिंदुस्तान आज तक नहीं था? क्या थाने आज ही बना है? क्या इसके पहले 2014 के पहले एबीवीपी और आरएसएस नहीं थे? आखिर ये नौबत क्यों आ गई? हिंदुस्तान जल गया, हिंदुस्तान नफरत के लिए जल रहा है, हिंदुस्तान अब जाति के जहर में, जात की धू की आग लगी हुई है, जल रहा है। केवल एक बहरा और अंधा और गूंगा बना प्रधानमंत्री इसको देख रहा है। मैं तो नहीं देख पा रहा हूं। अरे शर्म नहीं, छोड़ दीजिए। कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं बचा है, केवल झूठ, संविधान की हत्या और तिरंगे को कुचलना, दबाना। भारत के नाम पर किस तरीके का जंग लड़ रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। और मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कौन सा ऐसा अख्तियार अपनाऊं जो इनकी जुबान बंद हो जाए। मैं कहूं कि इनकी जिह्वा काट लेनी चाहिए, तो अहिंसावादी के लिए हिंसा का लेबिल आप लगाने की बात करें। मैं नहीं जानता कि उसमें कौन शामिल है, मेरी घर का शामिल है और या किसी दलित के घर का शामिल है, इस तरह गंदा। लेकिन हर की जुबान काट लेनी चाहिए, नहीं तो संविधान को कहें प्रेसिडेंट किए। दिल्ली में होगा, दिल्ली हिंदुस्तान की दिल है। राजधानी में इस तरह की उपद्रव और इस तरह का नग्न डांस होगा, नाच होगा। प्रोटेस्टर्स, उनका राइट है, वो खुलकर विरोध करें सड़कों के ऊपर। सरकार का दायित्व है कि उनके एजिटेशन में किसी तरह का उनको क्षति ना हो, उनके उपद्रव में कोई बाधा ना हो। ये तरीका है गवर्नमेंट का। अभी जब सवर्ण को और फॉरवर्डों का आंदोलन जब हो रहा था, तो सरकार मशीनरी उनको आगे करके उनको सुरक्षा देके दौड़ा के सरकारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर गेट पर वहां भारी फोर्स लगाई जाती थी, और वो जितनी गालियां फूहड़ देते थे, दे सकते थे, दिए। और जब दलित वर्ग समाज का दबा हुआ आदमी अपनी आवाज उठा रहा है, तो तुम कह रहे हो थाने में कि नंगा करके दौड़ाएंगे, बलात्कार करेंगे। वाह रे सत्ता, वाह रे हुकूमत। अरे मैं किससे पूछूं, किस जल्लाद से, किस संविधान से संवाद करूं, किस इस देश के विद्वान से संवाद करूं? कौन मेरे सामने खड़ा होगा संवाद के लिए? कहां है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दिखाई नहीं दे रहा है। बेटी को खुलकर बलात्कार करने की बात हो रही है, आपके कान कहां है, आपकी दृष्टि कहां है? सारे समाचार पत्र भरे हैं, दुनिया लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक इस पर संवाद और कमेंट हो रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? खींचे जाए इनको पहले सबको बैन करिए, नफरतियों को, आरएसएस को पहले बैन करिए, नहीं तो हिंदुस्तान हाथ से निकल जाएगा। इतने धड़े हो जाएंगे, इतनी जातियां बट जाएंगी, हिंदू मुसलमान अलग बट के एक शीशे की तरह टूटेगा। मुसलमान हिंदू आप पहले ही बांट के रख कर दिए हैं, कुछ नहीं बचेगा, संविधान रखा रह जाएगा। हम वो हिंदुस्तान है जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, लेकिन आपने तो वो भारत बना दिया है जहां हिंदू मुस्लिम छोड़िए, अब हिंदुओं में भी जाति के आधार पर इस तरीके की लड़ाई हो रही है। मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक तबका है जो मनुवाद जिंदाबाद और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद इस तरीके के नारे लगाता है, और एक पक्ष को चिढ़ाकर ये कहता है कि इतने साल से पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हो? तुम्हारी माँ जब मरेगी तो उसकी 13वीं के लिए भी कोई ब्राह्मण ही आएगा। इस तरीके की चीजें कहते हुए ये बताने की कोशिश हो रही है कि ब्राह्मण के बिना इस समाज की गणना नहीं हो सकती। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई समाज छोटा या बड़ा, या कोई समाज कम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से ये पूरी घटना ना, एक महिला को जाति के आधार पर आप रख कर ये कह रहे हैं कि देखो जो रुचि तिवारी है वो क्योंकि ब्राह्मण थी और इन लोगों के प्रोटेस्ट में चली गई, तो इन लोगों ने कैसे उसके साथ बदतमीजी की। लेकिन वो विजुअल नहीं दिखाया जा रहा है जिसमें रुचि किसी एक समाज से आने वाले को सिर्फ इसलिए चिढ़ा रही है क्योंकि वो दलित है और ये स्वर्ण समाज से आती है। तो मतलब ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये जो पूरी लड़ाई सेट की जा रही है, इससे नुकसान हमारा ही हो रहा है, आप ये बात समझिए। क्योंकि जो लोग समानता में यकीन करने वाले लोग हैं ना, जिन्हें ये बात पता है कि हमारे और उनके खून में कोई भेद नहीं है। पल्लवी, मैं रोकूंगा। ये नुकसान इस देश के
गांधी की हो रही है, भगत सिंह की हो रही है, सुखदेव की हो रही है, राजगुरु की हो रही है, बिस्मिल की हो रही है, अशफाक की हो रही है, राजेंद्र लाहिड़ी की हो रही है, उद्धम सिंह की हो रही है, मदन लाल ढींगरा की हो रही है, और जो है पटेल की हो रही है, नेहरू की हो रही है, सुभाष चंद्र बोस की हो रही है, सारे क्रांतिकारियों की हो रही है, अंबेडकर के उस महान संविधान को जलाया जा रहा है। मैं पल्लवी इतनी ही पूछना चाहता हूं कि आप हमें बताएं, आप 2014 के पहले भी भारत था, मैं भी जिंदा था। अपर कास्ट और दलित समाज की नहीं है, ये बराबरी की बात करने वाली बात। बराबरी की भी बराबरी तो है ही है, संविधान बराबरी को उसको पालन कराना। संविधान तो लागू हुए पता नहीं कितना हो गया, तो लागू 10% भी लगा नहीं है, 10% भी संविधान का पोर्शन हिंदुस्तान में एक्टिवेटेड नहीं। उड़ीसा की एक लड़की है, समिष्ठा उसका नाम है, वो दलित समाज से आती है जी, और आंगनवाड़ी में खाना बनाने का जी जहां नहीं गए वहां कोई भेज नहीं रहा है कि एक दलित समाज की लड़की अगर खाना बना देगी तो मेरा। अच्छा, तो अब इसके लिए एक और संविधान बनाइएगा। वही मैं बता रही हूँ कि हम जिस बराबरी की बात को देखते या सुनते या पढ़ते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पुरखों ने जो है वो भेदभाव किया, लेकिन यूजीसी का इनके ऊपर जानते हैं, उस पूरे लोगों के ऊपर जिनको वहां खाना खाने जाना था नहीं जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या लगना चाहिए? एंटी डिसएबिलिटी एक्ट लगना चाहिए, एंटी टचेबिलिटी एक्ट लगना चाहिए, उनके ऊपर लगा के उनको जेल में डाल दीजिए। थोड़ा सा काम है, जितने लोग कस्टमरी वहां खाना खाने वाले न हैं कि ये लोग खाना खा, यदि नहीं जा रहे हैं इसलिए कि कोई दलित खाना बना रही है, फौरन उनको उठाइए, बंदरों जैसे गले में रस्सी डालकर ले जाके कैद खाने में डाल दीजिए। सारी उनकी जो जितनी सुविधाएं हैं ले लीजिए, खत्म हो जाएगा मामला, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। संविधान बराबरी के लिए मिला है, और छुआछूत यदि आप करते हैं तो छुआछूत अपराध है, इतना तो आपको पता है, तो कर दीजिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है। नहीं, मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूं, सरकार नहीं कुछ करेगी। मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूं जो लोग ये वाला पक्ष रखते हैं कि हमारे पुरखों ने जाति के आधार पर भेदभाव किया लेकिन हमें शिकार बनाया जा रहा है। भाई, आपके पुरखों ने जो किया वो किया, लेकिन आज के समाज में भी ये प्रैक्टिस है। आज भी एक खास वर्ग से आने वाली लड़की को 3 महीने से सिर्फ इसलिए जलील और अपमानित किया जा रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आती है, उसके हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। तो ये आज भी हो रहा है। तो जिनको ये लगता है कि यूजीसी का ये लाव किसी एक खास फेवर को खुश करने के लिए किया गया है, आपको ये जानना चाहिए कि हम 2026 में भी उसी गंदगी को ढो रहे हैं, उसी छुआछूत को आज भी ढो रहे हैं, और ये आगे ना ढोना पड़े इसलिए ये लॉ लाया जा रहा है, इसलिए ये प्रावधान लाया जा रहा है, लेकिन होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, और ये लागू भी हो जाएगा तो आगे इससे भी ज्यादा चलेगा। पहली बात, हम एक सवाल कर रहे हैं कि 2014 के पहले क्या मनुस्मृति नहीं थी, क्या मनुवादी नहीं थे, क्या दलित नहीं थे? सभी थे। धीरे धीरे हम अपने अतीत को भूलकर संविधान के ट्रैक पर चलते चले आ रहे थे। मैं सबसे गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम धीरे धीरे 70, 75, 76 वर्षों में 70 वर्षों में उस जगह पर आ रहे थे, 66, 67 वर्षों में, कि हम धीरे धीरे अपने अतीत से चलना नहीं था। हमारे हाथ में एक नया संविधान था जो दलित को भी, चमार को भी और पंडित जी को भी बराबर मानता है। इतना तो सब लोग मानते हैं आज से लेकर, और ये तो तय है कि धीरे धीरे प्रतिनिधित्व छोटी जो लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको मिलना चाहिए। मैंने अपनी सारी व्यवस्था में रोटेशन तक लिखा है कि जहां सिंगल पद प्रोफेसर का है वहां रोटेशन लगाया जाए, एक बार ब्राह्मण्स, फिर दलित, फिर जो पिछड़ा है, जो भी जिसको आप रोटेशन में लगाइए। मैंने लिखा है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय, क्या इस 10 ही वर्षों में एक वर्ग कह रहा है कि हम मनु को लागू करेंगे? एक कोट पहनकर जो कोट का नमक खाता है, अनिल मिश्रा जो है, जो वो मध्य प्रदेश ग्वालियर कोर्ट का है, वो तो नमूने का आदमी है, वो कहता है कि हम दलित, वो कहता है साफ साफ हम अंबेडकर को मिटाएंगे, वो अंबेडकर को मिटाएंगे, मनु को लागू करेंगे। तो आखिर ये 14 के पहले भी वो था, वकील लगभग 60 वर्ष का होगा, 65 वर्ष, 14 के पहले भी था, 14 के पहले भी मनुस्मृति पहले से ही दूसरी सदी का ग्रंथ है। आखिर 14 के पहले जब अदर देन बीजेपी हुकूमत थी, इतनी नफरत सड़क पर इंसान से इंसान का, मुसलमान से हिंदू का क्यों नहीं था? ये सवाल मैं पूछता हूं। आज कहां से आ गया है? जरूर उसमें विभेद है। और दलित को भी मैं कहता हूं कि आज ही आप जो है, आज आपके हाथ में संविधान है, संविधान पर भरोसा रखें, कोई उत्पात न उन्माद न करें, ये देश संविधान से चलेगा। मैं दलितों को और दलित के जाने माने देश के विद्वानों को, संजय जी जो सदन में हैं, जो संजय झा हैं, जो संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, वो भी प्रोफेसर हैं, और पूर्वानंद जी को और इरफान हबीब सर को जो 95 साल के इस समय हो गए हैं, और इसके बाद और भी रतन लाल जी जो नए और बहुत ही जनवादी किस्म के इंसानियत की बात करते हैं, कभी फिजूल की बात नहीं करते। इन लोगों को मैं कहता हूं कि वेट किया जाए, वेट, और हम लोगों की तरफ से कोई गलती ना होने पाए। जो नीचे के समाज के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो आज तक कृषक समुदाय के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो दबे हुए हैं, जो अपर कास्ट में नहीं है, वहाँ भी कास्ट वाइज है आगे, इन लोगों को वेट करने की जरूरत है, और बड़े बड़े हिम्मत के साथ। और अब जो है, मैंने एक उसमें सुना, एक अपील में सुना कि हमें जो है सवाल पूछने, हम सवाल पूछेंगे। अब सवाल पूछने का वक्त नहीं है। पूर्वानंद जी और रतन लाल जी और इरफान हबीब सर तो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं। संजय झा जी को कह रहा हूं सदन के अंदर,
अब इनसे संघर्ष करने की जरूरत है, सीधा संघर्ष। नरेंद्र मोदी को यदि इस देश को महफूज रखना है, ह्यूमैनिटी को सेव करना है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी एंड जो है एंड जो सॉवरेनिटी को आपको महफूज रखना है, उसको बचा के रखना है, तो नरेंद्र मोदी नफरती, हिंसक, भय पैदा करने वाले, लुटेरे और जालिम हैं, जालिम। इनकी सत्ता, इनके हर शब्द जालिमाना निकलते हैं, इनके हर शब्द में पेट पर टैक्स लगाए हुए हैं, पथ पर टैक्स लगाए हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स लगाए हैं। और अब नफरत, अब वहां से पेट नहीं भरा तो इंसान के अंदर इनको हटाना पड़ेगा। ऐसी नफरतियों की सत्ता हर हिंदुस्तानी का जो रोटी खाता है, चाहे वो सब पंडित हो, चाहे वो चमार हो, जो रोटी खाता है किसान का पैदा किया हुआ है, जो संविधान में भरोसा करता है, तिरंगे से मोहब्बत करता है, इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। इनकी सत्ता को उखाड़ के फेंकिए यदि इस हिंदुस्तान को महफूज रखना चाहते हैं तो। ले देकर आपसे पूछना ये है कि क्या इस तरीके के झगड़े और विवाद से कोई कुछ बदलने वाला है, कोई सोल्यूशन निकलने वाला जी, है? यही पूछिए। और अगर ऐसा बिल्कुल। नहीं है तो फिर ये फिजूल का विवाद हो क्यों रहा है? कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरीके का विवाद बिल्कुल होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल राइट कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये होता रहे, वो अपनी रोटी सेंक लें, उसमें कोई दिक्कत ना हो, बस ये। लेकिन समझदार लोगों को ये समझना होगा कि हम किसी विवाद या झगड़े में फंसने के बजाय अगर मूल बात पर ध्यान ले जाए तो आज भी वो चीजें जिससे हम नहीं निकल पा रहे हैं, ये जाति जो है वो जा ही नहीं पा रही है। हम कितने भी प्रिविलेज होते जा रहे हैं, कितना भी पढ़ रहे हैं, समाज कितना भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी वो चीजें हैं और मूल समस्या यही है। इस पर हमें बात करने की जरूरत है। हमारी गुजारिश, अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो उन तमाम जिम्मेदार लोगों तक तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक भेजिए, इन पर्सनालिटीज को भेजिए, ये अन्य जो रिनाउंड फिगर हैं, जो सवर्ण के और दलित के, सबको तो भेजिए और बैठ के एक बार विचार करिए कि इस युद्ध से जो सड़क पर आप लड़ रहे हैं क्या निकलेगा, ये डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद काम करिए।